हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। आज हम प्रस्तावना के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना से संबंधित, प्रियम्बल से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमारे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो जो स्टूडेंट आर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या स्टेट लेवल के कोई भी ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल सहित कवर करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं भारत का संविधान यानी उद्देश्य का। पहले इसको, ये जो दस्तावेज है इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही हमारे सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होंगे। मैं धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट, जो सारे डाउट्स आते हैं इस दस्तावेज से संबंधित, उन सारे डाउट को क्लियर करूंगी और यहाँ पे बात करूंगी। इनकी एक एक लाइन इतनी इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसके बारे में धीरे धीरे करके लाइन टू लाइन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहले। हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये रहा उद्देश्य का। तो यहाँ से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो लाइन टू लाइन फिर धीरे धीरे हम इसको देखेंगे। पहले बात करते हैं प्रियम्बल की यानी प्रस्तावना की बात करते हैं। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय है, यानी संविधान का इंट्रोडक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? एक इंट्रोडक्शन है, एक परिचय है। मतलब संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो विषय के बारे में सब कुछ परिभाषित कर देता है, यानी जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिस्क्राइब कर देता है इस प्रस्तावना। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे हम इंटरव्यू में जाते हैं, किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ सबसे पहले हमसे पूछा जाता है आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वो कुछ क्षण में ही हमको जज कर लेते हैं पूरी तरीके से। कैसे कि इंट्रोडक्शन में हम जहाँ से आए हैं, हमने जो विषय ली है, जो रुचि है, जो सब्जेक्ट पढ़ा है, एवरीथिंग हम इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर देते हैं। उनको संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर देते हैं। संक्षिप्त मतलब एक बड़ी सी प्रक्रिया को हमने एक छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वही क्या है? इंट्रोडक्शन है। तो प्रस्तावना में कॉन्स्टिट्यूशन की यानी संविधान की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हम संविधान की कल्पना कर रहे हैं, भविष्य में जो हम सपना देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों का एक तरह से निचोड़ रूप में आपके प्रस्तावना में लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए प्रस्तावना क्या है? संविधान का दर्शन है, ठीक है। अगर बात करें, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो हमें ये प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं के इरादे और दस्तावेज के क्या उद्देश्य हैं, ये प्रस्तावना हमें बताती है। यानी संविधान निर्माता, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने संविधान को बनाया, उनके क्या इरादे थे, वो क्या सोचते थे हमारे संविधान के बारे में, वो भविष्य के बारे में क्या कल्पना करते थे, और इस दस्तावेज का पर्पस क्या है, इन सारी चीज़ों को कौन बताता है? आपका प्रस्तावना बताती है। प्रस्तावना में अगर मैं बात करूं, तो ये देश का सर्वोच्च कानून का परिचय है। कानून का परिचय है, यानी रूल्स का इंट्रोडक्शन है, बट रूल्स नहीं है। ये बताता है कि क्या करना है, ये नियम डिसाइड नहीं करता, ये एक बाउंडेशन, एवरीथिंग डिसाइड करता है। ये आपका क्या करता है?
प्रस्तावना की बात करता है ना। यहाँ पे आगे जाके हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि केशवानंद भारती बनाम मामले में क्या हुआ था, कि यहाँ पे यही बोला गया था कि हम संविधान प्रस्तावना में क्या कहते हैं कि प्रस्तावना के जो मूल ढांचा है उसमें बदलाव नहीं कर सकते। उसको हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। बात करें, नानी पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। अगर पूछा जाए प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो नानी पालकीवाला। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। ये जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भविष्य के बारे में सोच के सारी चीजें की होंगी, है ना। उन्होंने जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तो एक तरीके से वो जो कल्पना, वो जिस भारत को जैसा बनाना चाहते थे, उन सारी चीज़ों को इस प्रस्तावना में इंक्लूड कर दिया, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। प्रस्तावना को हमारे संप्रभु, संप्रभु का मतलब समझिएगा कि संप्रभु उसको कहा जाता है जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र हो, कोई भी हस्तक्षेप ना हो। जैसे मान लो कि हमारी सरकार, मोदी की सरकार अभी चल रही है। अब मोदी जो है, मोदी जी हैं, वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ चीन में बैठे हुए नहीं कह सकते, या ट्रम्प नहीं कह सकते मिस्टर मोदी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने आंतरिक और बाहर निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है, और कोई भी बाहरी शक्ति हमारे आंतरिक या बाहरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यही होता है संप्रभु का मतलब, ठीक है। प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा जाता है। आप जानते हैं जन्म कुंडली में हमारा क्या होता है, हमारा भविष्य, है ना, सब कुछ लिखा रहता है कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, क्या होगा, वगैरह वगैरह, राहु केतु से लगा के सब कुछ, है ना। तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है कि ये हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की क्या है, जन्म कुंडली है। क्या है, जन्म कुंडली है। देखो, इससे जितनी चीजें आप देख रहे हो इसमें से अब एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही ना हो और जहाँ से क्वेश्चन ना बनते हो। यहाँ की एक एक लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना, और ये मत समझिएगा कि बहुत अच्छी नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जिससे आप अट्रैक्ट होंगे। एक्चुअली ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, और यहाँ पे चीज़ें वही हैं जो ज़रूरी हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं, वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे अकेले ही हूँ तो मुझे ही सब कुछ करना रहता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें वैसे आपको अच्छी और बेहतर तरीके से नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा है, एम हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। अगर इनका नाम लेके स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो आप खुद भी इसको बताइएगा। अगर बोला जाए बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है, तो 32, ठीक है, अनुच्छेद जो 32 है, 32 अनुच्छेद है, उस जो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है इसको संविधान की आत्मा का अनुच्छेद 32 को, ठीक है। अगर स्पेशली अम्बेडकर जी का नाम लेके बोला जाए तब आप 32 बोलेंगे, ठीक है। नहीं तो जो संविधान की आत्मा है वो क्या है, प्रस्तावना है, ठीक है। अब यहाँ प्रस्तावना के 4 भाग बताए गए हैं, 4 भाग। पहले भाग में संविधान की शक्ति का स्रोत, है ना। दूसरा भाग में राज व्यवस्था की प्रकृति, तीसरे भाग में संविधान का उद्देश्य, और चौथे भाग में बताया गया है उसकी तिथि। अब इसको एक एक करके डिटेल से कवर करते हैं, है ना। अब अगर हम बात करें, जो प्रस्तावना का पहला भाग है, हम भारत के लोग, अब थोड़ा सा हमें फिर से उद्देशिका को देखना पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, हम भारत के लोग लिखा है ना। हम भारत के लोग का मतलब हुआ, यानी संविधान को अपना अधिकार भारत के लोगों से ही प्राप्त होता है। यानी हम भारत के लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि संविधान की जो शक्ति है, ठीक है, वो किस पे निहित है, भारत के नागरिक। मतलब एक तरह से अगर कहा जाए तो संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है, भारत के नागरिक हैं, है ना। देखो
क्या है, नागरिक इसलिए हैं क्योंकि हम हमारे द्वारा ही चुना जाता है। जो सरकार में प्रतिनिधि जाता है वो हमारे द्वारा ही चुना जाता है और वो हमारे प्रति ही जिम्मेदार होता है, जवाबदेह होता है कि नहीं होता है। मतलब राजनीतिक व्यवस्था लोगों के प्रति क्या है, जवाबदेह और जिम्मेदार है। ठीक है, यहाँ इसकी लाइन आपको समझ में आई। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा कि क्या है, जो संविधान है वो शक्तियाँ किससे प्राप्त होती हैं, जनता से प्राप्त होती हैं, यानी हम लोगों से प्राप्त होती हैं। अब अगर हम बात करें कि राज व्यवस्था की प्रकृति क्या है, राज व्यवस्था की प्रकृति यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र हो। कोई भी नहीं कह सकता कि मिस्टर मोदी आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र। भाई पहले तो हम अंग्रेज लोग हमें गुलाम बनाए हुए थे, लेकिन अब हमारा जो भारत है वो पूरी तरह से आज़ाद है, हम स्वतंत्र हैं। हम अपने आंतरिक और बाहर निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। हमें मतलब कोई भी बाहरी शक्ति हमारे निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ना। बात करें समाजवादी का मतलब क्या होता है, भारत का समाज लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी हम गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को वरीयता देते है ना, दोनों को वरीयता देते। यानी समाजवाद में अगर मैं एक चीज बात करूं तो यहाँ पे ये बताया गया है कि राष्ट्र के आर्थिक संसाधनों का बंटवारा हम इस तरीके से करें ताकि हर किसी का कल्याण सुनिश्चित हो सके। एक लाइन में अगर आप इसकी परिभाषा समझेंगे तो राष्ट्र में आर्थिक संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार से किया जाए ताकि क्या हो, सभी का कल्याण हो। वो किसकी बात करता है, समाजवाद बात करता है। यानी हम किसको अडॉप्ट करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखते हैं। हम मार्क्सवादी विचारधारा को भी महत्व देते हैं, हम गांधीवादी विचारधारा को भी महत्व देते हैं, हम नेहरूवादी विचारधारा को भी महत्व देते हैं। यानी इन सारी विचारधाराओं का यह क्या है, मिला जुला रूप है ना। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमको क्या करनी है, आय की असमानता को दूर करना है। जो आय मतलब जो पैसे का वो चीज़ है, जो अमीरी गरीबी वाली चीज़ आ जाती है, ये सारी चीज़ों को हमको दूर करना है, सामान लाना है। तो मतलब हमें गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर करने की बात करता है सुप्रीम कोर्ट। लोक कल्याण की बात करता है, यानी गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर करने की बात करता है। ठीक है, बात करें अगर लोकतंत्रात्मक की, यानी भारत पर शासन करने वालों लोगों का चुनाव सभी भारतीयों द्वारा होता है। लोकतंत्र का मतलब ये हो गया जनता का शासन, है ना। लोकतंत्र में किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है, जनता प्रमुख होती है। अब देखो स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि जब चुनाव होता है, चुनाव से पहले जनता से डायरेक्ट पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन हमारे इंडिया जैसी थोड़ा ना है। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन तो चीन को भी पीछे पछाड़ गई है। यानी एक तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। भाई जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, क्या उतने पर्याप्त संसाधन है आपके पास कि आप जनता का सर्वाइव कर पाओ। इसी वजह से तो भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है। इसी वजह से देखो कहा जाता है ना, हम दो हमारे दो बेहतर है, ताकि हम जितनी हमारी संख्या है उतने हमारे पास संसाधन भी उन्हें पर्याप्त होने चाहिए। अब जब संसाधन क्या कहते हैं कम है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या जितने संसाधन है उतनी में जनसंख्या का भरपूर हो सकता है कल्याण, अच्छी तरीके से चीजें हो सकती है, नहीं। तो यहाँ लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो थोड़ा कभी कभी हम टॉपिक से भटक जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। बेरोजगारी की समस्या तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, वैकेंसी नहीं आती हैं, वैकेंसी आती हैं तो पेपर पोस्टपोन हो जाते हैं। फिर ये जो चीज़ें हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं कि 2024 में लगातार चीज़ें ऐसी हुई हैं कि शायद मुझे नहीं लगता है कि कभी पोस्टपोन होना, यहाँ धांधली, ये वो 3-13 बहुत सारी चीज़ें। तो इससे माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है और स्टूडेंट भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम जिस क्षेत्र के लिए जा रहे हैं क्या वो क्षेत्र में नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, है ना।
तो यहाँ बात करें तो शासन का ऐसा स्वरूप जहाँ सरकारों का चयन जनता द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनिधि सरकार में भेजती है। वही शासन करते हैं और क्या होता है कि वो हमारे प्रति जिम्मेदार होते हैं, वो हमारे प्रति जवाबदेह होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम। ठीक है, तो जनता के पास प्रतिनिधि चुनने का विकल्प होता है। यहाँ हमारे पास कई सारी सरकार वो होती हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कुछ वोट कटवा पार्टी भी होती हैं। तो हमको उनमें से चुनना होता है कि उनमें से कौन सी ऐसी सरकार है जो हमारा आगे जाके कल्याण कर सकती है। ये जो बेरोजगारी, भुखमरी और ये जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करके एक अच्छे भविष्य की ओर हमें लेके जा सकती है। ये चुनने का अधिकार जनता को ही होता है। ठीक है, तो यहाँ बात समझ में आई लोकतंत्र की। अब बात करते हैं गणराज्य की, यानी ऐसा राज्य जहाँ एक आम आदमी पार्टी सर्वोच्च पद को, मतलब एक आम आदमी जैसे हम और आप, है ना, आम आदमी भी हाई पद को प्राप्त कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति का पद अगर हमको प्राप्त करना है तो हम कर सकते हैं। उस अभी अगर आप राष्ट्रपति की योग्यता जानते हैं तो 35 पेज होनी चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, है ना। यही चीज़ें तो क्वालिटी हैं। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देखो, पढ़ा लिखा जरूरी, कोई भी आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो कोई भी क्वालिफिकेशन कि आपने ये किया हो, आपने वो किया हो, कुछ भी नहीं चाहिए। आप भारत के नागरिक हैं, आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, पागल नहीं है, ठीक है, तो आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये होता है गणराज्य। गण मतलब जनता, राज्य मतलब शासन, जनता का शासन। जनता चाहे तो बैठ सकती है ना। यानी जिस राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है वह राज्य क्या होता है, गणराज्य होता है। ठीक है, यानी भारत पर कभी भी किसी राजशाही संस्था का शासन नहीं हो सकता। ये किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है। उसको क्या बोला जाता है, गणराज्य बोला जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं ये चीजें कहाँ कहाँ लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखो, संप्रभु, समाजवादी, ठीक है, कहाँ लिखा है, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई है आपकी? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रस्तावना का तीसरा भाग, यानी संविधान का उद्देश्य या सत्ता का उद्देश्य क्या है। न्याय। कैसा न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात करता है ये, और 3 प्रकार की न्याय में आता है एक सामाजिक न्याय, ठीक है, एक है आर्थिक न्याय, और तीसरा क्या है, राजनीतिक न्याय की बात करता है। यानी सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ, एक एक करके तीनों को समझते हैं ताकि चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हों। सामाजिक न्याय मतलब सोशल, मतलब आपका न्याय, ठीक है, सोशल आपका जस्टिस, ठीक। सामाजिक न्याय मतलब हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, ठीक है, आप इनके आधार पर क्या करना है कि जो होने वाले भेदभाव हैं उनको खत्म करना है। जो समाज में जाति, पंथ, लिंग, धर्म के आधार पर जो भेदभाव चले आ रहे हैं, ठीक है, उन सभी को खत्म करना है। वो क्या है, सामाजिक न्याय है। यानी समाज में इन सब का ऊंच नीच ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। बात करते हैं आर्थिक न्याय की, यानी इकोनॉमिक की बात करते हैं तो आर्थिक समानता लाना, मतलब हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है कि आर्थिक समानता क्या करना है, आर्थिक समानता हो, ठीक है। और अगर हम बात करें राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो पॉलिटिकल जस्टिस में लोगों को वह मिले जिसके वे योग्य हैं, है ना। मतलब अगर आप समझे तो राजनीतिक न्याय में न्याय के सिद्धांतों को, न्याय की संस्थाओं को और संवैधानिक व्यवस्था पर लागू किया जाए, ठीक है, वो क्या होता है, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जस्टिस होता है।
हमने पढ़ लिया आर्थिक जस्टिस यानी लोगों के साथ उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं है, उसके हिसाब से आप उसको ट्रीट कर रहे हो उस प्रकार से, वो सारी चीज़ें गलत है। और आप जानते हैं कि समाज में अभी भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि जितने संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि एक भी ऐसी चीज़ ना हो जो धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव हो, लेकिन अभी भी ये चीज़ें लगातार हो रही हैं क्योंकि हम ह्यूमन ही ऐसा कर रहे हैं, है ना। हम एक दूसरे से ही ऐसा करते हैं, कोई वो पंडित है तो कोई वो है, कोई ऊंच है तो कोई नीच है, वो लड़की है लड़का है, वो इस धर्म का है वो उस धर्म का है, ये सब कोई मैटर नहीं करता। हम एक ह्यूमन हैं, हम एक मानव हैं, बस इतना करता है ना। हम एक भारतीय हैं, बस इतना याद रखना चाहिए। उसके अलावा लड़का लड़की, इस जात का उस जात का, पंडित ये वो, तीन तरफ कोई मैटर नहीं करता है। तो संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था, जब प्रस्तावना में से चीज़ें रखी थी, तो यही सोच के रखा था कि एक भी भेदभाव ना हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता की, फ्रीडम, है ना। फ्रीडम असीमित नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम किसी चीज़ की असीमित होती है तो उसका उल्लंघन होना तय है ना। अगर हम आपको कह दें आपको फ्रीडम है बोलने की, आप बोलो, तो पता चला कल को आप मुझे गाली देने लगो कि अरे मैम, हम फ्रीडम मिला है, हम लोग को फ्रीडम मिला है तो हम कुछ भी कह सकते हैं, हमारा मुंह हम बोल सकते हैं, हमारा मन हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर लिखा है, अगर संविधान में इसी वजह से अगर फ्रीडम दी गई है तो उस चीज़ को रोकने के भी नियम बनाए गए हैं। ऐसा मतलब जो आपको फ्रीडम दी गई है उससे किसी और का नुकसान ना हो तो वो आपकी फ्रीडम सही है। अगर आपकी फ्रीडम से किसी अन्य व्यक्ति को समस्या हो रही है, किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो फ्रीडम फिर गलत है। जैसे एक ऐसी अमेरिका में एक ऐसा कुछ केस हुआ था कि कोई भी एक आदमी था तो ऐसे कुछ मतलब लेके ऐसे डांस वगैरह कर रहा था, तो कुछ उसके पास औजार था, तो उससे क्या हुआ कि एक की जो नाक है ना वो चोट चोट खा गई। तो क्या हुआ कि वो कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो स्वतंत्रता मिली है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ से इनकी नाक शुरू होती है वहां से आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। मतलब आपकी स्वतंत्रता वहां तक सीमित है जहाँ पे दूसरे का क्या हो, अहित ना हो, है ना। तो वहां पे स्वतंत्रता आपकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अगर हम बात करें विचार, ठीक है, अभिव्यक्ति, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें मिली है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी राय को बिना किसी के डर से रख सकता है। मतलब कोई भी डर नहीं है कि कोई क्या कहेगा, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं। मतलब आप अपने जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप आपके थॉट हैं, उनको बिना रोक टोक के, बिना डर के आप किसी के भी सामने रख सकते हैं। वो क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो अभिव्यक्ति की आज़ादी का आधार है ये, जैसे मतलब आप अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हो लिखित रूप में, मौखिक रूप में, सांकेतिक रूप में, डांस के द्वारा, चित्र के द्वारा, किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हो, इसको आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। तो बात करें विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोगों को अपना धर्म, है ना, अपना विश्वास मानने, उसको प्रकट करने, पूजा पाठ करने, ये हर चीज़ की स्वतंत्रता है। मतलब इसमें कोई वैसा रोक टोक नहीं है। मतलब इंसान जिस धर्म में विश्वास रखना चाहता है, जिस धर्म का पालन करना चाहता है, जो उस धर्म से शिक्षा लेना चाहता है, रोजगार प्राप्त करना चाहता है, वह उससे सामाजिक लाभ उठाना चाहता है, वो सभी रूप से, मतलब पूरी तरह से वो चीज़ करने पे स्वतंत्र है। मतलब हम अगर चाहें तो किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, कोई भी देवी की पूजा कर सकते हैं। तो ये करने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ठीक है। बात करें समता की, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता का अधिकार मतलब भेदभाव के खिलाफ
है ना। मतलब भेदभाव को क्या करना है, दूर करना है। सभी को समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए, यानी सभी नागरिकों को अपनी योग्यता और जो अपनी शक्ति है उसके मुताबिक विकास के मौके मिलने चाहिए, अवसर मिलने चाहिए। जो उसकी योग्यता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर उसमें कैपेसिटी है, उसमें टैलेंट है, तो उस हिसाब से उसमें जो चीज़ें हैं उस हिसाब से उसको वो अवसर मिलने चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस धर्म से है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या वगैरह वगैरह। जो भी जितनी चीज़ें हैं उनसे भेदभाव से परे होकर समान रूप से अधिकार या अवसर मिलने चाहिए। ठीक है। प्रतिष्ठा मतलब किसी भी नागरिक को सम्मान या समान अवसर मिले, है ना। अब बात करें अगर बंधुता की बात करें या बंधुत्व की बात करें, तो देश के नागरिकों के बीच भाईचारे का भावना होना चाहिए। हम एकता होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, यानी आपस में इतना स्नेह विश्वास और इतना सम्मान होना चाहिए। वो क्या होता है, बंधुता होता है। क्या होता है, फ्रेटर्निटी होता है। ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। ठीक है। यानी देखो, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो ये देखो एक एक लाइन इसकी इतनी सारी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रस्तावना का चौथा भाग। प्रस्तावना का जो चौथा भाग है वो क्या करता है, वो जो जिस समय हमारा संविधान अपनाया गया, ठीक है, कौन सी डेट थी, 26 नवंबर 1949 को इंगित करता है। यानी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैं फिर दिखा देती हूँ एक बार कि क्या लिखा है कि अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है। तो ये डेट भी याद रखिएगा, ये डेट भी पूछी जा सकती है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। आप मुझे बताओ, क्या अभी भी प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो जो बेरूवारी मामला आया था 1960 में, उसमें कहा गया था कि संविधान में प्रस्तावना मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसको कर दो। यानी क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ना ही यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उस पर प्रतिबंध लगाता है। यानी विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है। विधायिका मतलब क्या है, विधायिका मतलब संसद, संसद कानून बनाने का अधिकार होता है संसद को, है ना। तो कहने का मतलब है बेरूवारी मामले में 1960 जो आया था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। फिर मामला आया, फिर गोरखनाथ वाला भी मामला आया, उसमें भी यही बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जो लैंडमार्क स्टेटमेंट आया है वो है केशवानंद भारती मामला, जो 1973 को आया। इसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है और मुझे लग रहा है यहाँ पे 13 बेंचों की जज बैठी थी। गोलकनाथ, इसके बाद गोलकनाथ में 11 जजों की बेंचेस बैठी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा बेंचेस की जो जजों की जो बैठे थे जो लोग, ठीक है, वो लोग केशवानंद भारती मामले में ही बैठे थे। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट, अभी तक तो यही चला आ रहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, लेकिन क्या है, केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। मूल ढांचे में चेंज नहीं किया जा सकता है। कहाँ चेंज नहीं हो सकता, मूल ढांचा। और ये बताएगा कौन कि मूल ढांचा क्या है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट बताएगी, कोई और नहीं बताएगा। हमें हाँ किसी को पता, वो समय समय पे बताती रहती है कि उसकी तीसरी आंख भी है ना, सुप्रीम कोर्ट की एक तीसरी भी आंख है। वो समय समय पर बताती रहती है कि मूल ढांचा क्या है। ठीक है, वो समय समय पे बताती है।
तो और यहाँ पे अगर हम बात करें तो SR बम्बई जो मामला है 1994, इसमें भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। LIC इंडिया 1995 में भी कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगर देखो, अगर ये भी ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बस ये आंसर लगा के मत चले आइएगा, क्योंकि इन मामलों में भी ये चीज़ मानी गई है कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लेकिन विधायिका की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता है। मतलब निष्कर्षतः आज प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन यह विधायिका की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। मतलब विधायिका, संसद आराम से कानून बना सकती है। अब यहाँ बात करेंगे, एक क्वेश्चन और उठता है। ये क्वेश्चन ही है, समझिएगा, कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। क्या अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, तो इस हो सकता है, क्योंकि एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे, तो वो इंदिरा गांधी के समय 1976 में जोड़े गए थे। तो वो एक जो संशोधन था वो हुआ था। ठीक है, तो अगर बात करें थोड़ा सा, बेरुबारी मामला 1960, गोलकनाथ 1967 निर्णयों से स्पष्ट होता कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो केशवानंद भारती केस था 1973 में, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है ना, और मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके तहत संसद संविधान के किसी मतलब संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती। मतलब जो संसद है वो किसी भी संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके जो प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है उसको छेड़ नहीं सकती। और मूल ढांचा है कौन सा, ये कौन बताएगा? ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट बताएंगे। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है, देखो पहले आप ये सोच रहे होंगे ना कि जो वेरुवादी केस आया, गोलकनाथ केस आया, उसमें तो भाई साफ साफ बोल दिया गया कि आप प्रस्तावना में चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर केशवानंद भारती बनाम में उन्होंने कह दिया कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है ना। तो कहने का मतलब यह है, पहले तो आपने बोला कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, है ना, फिर आपने बोला संविधान का भाग है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पलट सकती है? तो बिल्कुल हाँ, सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो अपने निर्णय पलट सकती है, दूसरा निर्णय दे सकती है। तो वही हुआ ना कि पहले उन्होंने बेरुआरी में कहा, गोरखनाथ में भी कहा कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंदी भारती मामले में उन्होंने कहा कि भाई भाग है, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उसके मूल ढांचे को कोई चेंज नहीं कर सकता। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी, है ना। यहाँ पे अगर देखो बात करें तो भारतीय की संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, ओनली एक बार। वो क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये है अखंडता। ठीक है, समाजवादी और क्या था, यहाँ पे हुआ आपका अखंडता। एक सेकेंड, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द मिल गए। ये देखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये आपका अखंडता, ये 3 शब्द क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका जोड़ा गया, इंदिरा गांधी के समय ये हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये रही आज की इम्पोर्टेंट क्लास। तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तावना की जो विशेषताएं हैं और प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चनों को भी लेके आएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बहाने आपकी, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके छूटेंगे नहीं, आपके मिस नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आर ओ या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।